स्टूडेंट को। अब देखो अगला जो चैप्टर है वो अपना कौन सा है। पिछला चैप्टर हमने पिछले वीडियो के अंदर भारतीय संविधान के जो आधारभूत तत्व हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी, और उनमें से हमने सबसे पहला जो आधारभूत तत्व है स्पष्ट रूप से शक्तियों का क्या किया, विभाजन। और विभाजन भी कितने आधार पर किया, 3 सूचियों के आधार पर, सम सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर हमने क्या किया था, विभाजन किया था। अब इसी बात को अपन आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाकर अपना जो दूसरा पॉइंट है वो कौन सा है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अब देखो इस प्रवृत्ति को भी संघवादी जो देश है, संघीय व्यवस्था, उनकी एक मेन रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि अपन को पता है कि जब बंटवारा होता है तो झगड़ा होना स्वाभाविक है। भाई घर में भी बंटवारा होता है तो झगड़ा तो होता ही है, तो उस झगड़े को कम करने के लिए हमारे देश के अंदर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को अपनाया गया, ठीक है। जिसमें अपन को विशेष रूप से याद रखना है, भारतीय संविधान में एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता है। कहने का मतलब पहली चीज क्या बोली मैंने, भारतीय संविधान में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की हमें क्या बेटे आवश्यकता है। पहली चीज तो ये याद रखना है, जिसके लिए संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रखा गया है, जो कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सके, ठीक है। अगली चीज इसमें याद रखना है, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, जिसमें किसी भी विवाद का अंतिम निर्णय न्यायपालिका के पास होता है। तो ये चीज अपन को इसमें ध्यान रखना है। तो देखो 3 बातें इसमें विशेष रूप से याद रखना है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी नहीं है, वही बातें वापस आ रही है। तो देखो सबसे पहले स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के बारे में अपन देखते हैं। तो हमारे देश के अंदर भारतीय संविधान के अंदर एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की। आपको पता है, मैंने बताया था सरकार का तीसरा अंग कौन सा होता है, न्यायपालिका होता है, जिसे अपन सुप्रीम उच्चतम न्यायालय के नाम से जानते हैं। हालांकि इसमें अपन आगे नीचे लाइन लिख ली, भारतीय संविधान में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को अपनाया गया, जिसके लिए संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा गया है, और जो कि केंद्र और राज्यों के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सके। मतलब इसका रखने का जो टारगेट था वो था कि भाई केंद्र और राज्यों के मध्य संतुलन को बनाए रख सके, क्योंकि केंद्रीय सत्ता सर्वोच्च थी और राज्य सत्ता केंद्र के अंडर में काम करती थी, ठीक है।
तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, जिसमें किसी भी विवाद का अंतिम निर्णय कौन देगा? न्यायपालिका। अब अपन ने, मैंने पहले भी आपको बहुत सारा डिटेल से बताया था कि भाई जब हमारे देश में न्यायपालिका होती है, वही हमारे देश का अंतिम, कोई भी कानून पारित होता है तो अंतिम निर्णय उसी के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो निर्णय की प्रवृत्ति है, यही हमारे देश में क्या है? न्यायपालिका का सेक्टर है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं, इस प्रकार न्यायपालिका को केंद्र व राज्यों के मध्य सर्वोच्च सत्ता के रूप में तटस्थ किया गया है। तो ये चीजें अपन को किसमें याद रखना बेटे? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका में। तो सभी को याद रह जाएगा, एक बार वापस बोल देता हूँ। भारतीय स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका में याद रखना है कि भारतीय संविधान में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता है, जिसके लिए संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा गया है। मतलब ये तो पहले तो आवश्यकता है, फिर हमने इसको रखा गया है, जो कि केंद्र और राज्यों के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सके। तो ये भी चीज याद रखना है। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, जिसका किसी भी विवाद का अंतिम निर्णय न्यायपालिका के पास होता है। इस प्रकार न्यायपालिका को केंद्र और राज्यों के मध्य सर्वोच्च सत्ता के रूप में तटस्थ रखा गया या सर्वोच्च रखा गया है। तो ये चीजें अपन को स्वतंत्र न्यायपालिका में याद रखना है। अगली बात है, दो पॉइंट हमारे पूरे हो गए थे। एक तो शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो गया, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। अगला पॉइंट अपना छोटा सा है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं। अब अगला अपने संविधान की सर्वोच्चता। क्या बेटे? संविधान की सर्वोच्चता। तो देखो 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है? संविधान की सर्वोच्चता। अब देखो इसमें क्या बताया गया है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान के अनुसार किया गया, जिसमें संविधान को सर्वोच्च बताया गया। पहली चीज तो ये याद रखना, इसके अंदर आपके संविधान की सर्वोच्चता। दूसरी चीज, संविधान के द्वारा लिया गया निर्णय केंद्र एवं राज्य सरकारों को मानना अनिवार्य होगा। ठीक है। अगला, संविधान की सर्वोच्चता संघीय व्यवस्था में प्रमुख मानी गई है। तो ये इतनी सी बातें आपको किसमें याद रखना है? संविधान की सर्वोच्चता में। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है। ठीक है, एक बार वापस में रिपीट कर देता हूँ कि संविधान की सर्वोच्चता का मतलब है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का क्या बेटे? बंटवारा, जो संविधान के अनुसार किया गया है। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगी? संविधान के अकॉर्डिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है।
कि चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों काम किसके अकॉर्डिंग करेगी हमारे, वो करेगी हमारे संविधान के अनुसार काम करेगी। ठीक है, जिसमें संविधान को सर्वोच्च बताया गया। मतलब ये नहीं कि भाई केंद्र सरकार मोदी की सरकार है तो वो अपना मनमानी करेगी, ऐसा नहीं है बेटा। उसी के अकॉर्डिंग काम करने पड़ेगी। किसके अकॉर्डिंग, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। उससे ये नहीं कि भाई वो अपनी मनमर्जी कर सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज हमारे देश के अंदर देखा जाए तो इस संविधान से बढ़कर कोई नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सब बाकी अलग है, इस संविधान से बढ़कर हमारे संविधान में कोई नहीं है। सरकारें आती रहती है जाती रहती है, लेकिन संविधान तो वो का वो रहता है। तो वो चीज इसमें बताई गई है। ठीक है, संविधान के द्वारा लिया गया निर्णय केंद्र और राज्य सरकारों को मानना अनिवार्य होगा। यदि ये चीज भी इसमें संविधान की सर्वोच्चता बताया गया कि भाई यदि संविधान इस प्रकार से कहे कि भाई केंद्र और राज्य को इस प्रकार चलना है तो उसी प्रकार चलना पड़ेगा, ये नहीं कि उसको बदल सकते हैं। हाँ, वो चीज अपन अलग कहते हैं कि भाई सर संविधान संशोधन हो सकता है, तो वो संविधान संशोधन भी संविधान के अकॉर्डिंग होता है। समझ में आ रही चीज, उसमें भी संशोधन संविधान के अकॉर्डिंग किया जाता है, नहीं कि किसी राज्य या केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग। ये भी ध्यान रखना है। संविधान की सर्वोच्चता संघीय व्यवस्था का प्रमुख तत्व या आधार माना जाता है। तो ये छोटा सा पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता, तो याद रह जाएगी बेटे। ठीक है, तो एक बार इसको भी नोट कर लो। अगला देखो 4 नंबर 3 पढ़ चुके हैं, स्पष्ट रूप से शासन की शक्तियों का विभाजन। दूसरा हमने पढ़ा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तीसरा हमने क्या पढ़ा, अभी पढ़ संविधान की सर्वोच्चता। और चौथा हमें पढ़ना है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, तो देखो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, जिसमें केंद्र एवं राज्यों की एक ही नागरिकता होगी जो कि भारतीय है। ठीक है, तो ये सबसे पहली लाइन तो अपन को यही याद रखनी थी, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया जिसमें केंद्र और राज्यों की एक ही नागरिकता होगी जो कि क्या बेटे, भारतीय है। क्या बेटे, भारतीय। हम सब क्या बेटे, इंडियन है। मैं कोई न राजस्थानी हूँ, न उत्तराखंडी हूँ, न कोई मध्य प्रदेशी हूँ, मैं एक प्रकार से क्या हूँ बेटे, इंडियन हूँ। भारत के चाहे किसी भी राज्य के कोने, पहले जम्मू कश्मीर का मसला अलग था, लेकिन अब तो वो भी हट गया, तो इसमें भी वो कोई दिक्कत नहीं। अब तो अपन कह सकते हैं कि भारत के सभी राज्यों की जो नागरिकता वो क्या बेटे, इंडियन है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे की प्रवृत्ति क्या याद रखनी है। भारत में एकल नागरिकता अपनाने का प्रमुख कारण बहुत जनसंख्या एवं विखंडनकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए एकल नागरिकता अपनाई गई है, जो कि संघवाद के विपरीत है। ठीक है, हमारा जो हमने संघीय संघवाद का जो उदाहरण पढ़ा था उसके बिल्कुल विपरीत माना जाता है। इसको एकात्मक तत्व का लक्षण माना जाता है, लेकिन वो चीजें कि इसमें कम्युनिकेशन जो बैठा है केंद्र और राज्यों के मध्य, वो सबसे अच्छा इसमें बैठाया गया है। तो ये भी चीज अपन को ध्यान है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया जिसमें केंद्र और राज्यों की एक ही नागरिकता होगी जो कि कौन से बेटा, इंडियन, भारतीय।
भारत में एकल नागरिकता अपनाने का प्रमुख कारण बहुत जनसंख्या, मतलब बहुत सारे हमारे देश में क्या बेटा जनसंख्या है, और विखंडनकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमारे देश में नागरिकता अपनाई गई है, जो कि संघवाद के क्या बेटे विपरीत। क्योंकि जो संघीय व्यवस्था है वो हमेशा क्या कहती है कि केंद्र और राज्यों की नागरिकता क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे सबसे ज्यादा संघीय व्यवस्था का यदि सबसे बड़ा उदाहरण देखा जाए तो वो किसको दे सकते हैं, अमेरिका। अमेरिका के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे दोहरी नागरिकता है, एक तो केंद्र की तरफ से नागरिकता मिलती है, एक राज्य की तरफ से नागरिकता मिलती है, तो वही एक संघीय व्यवस्था है। लेकिन हमारे देश तो मैंने बताया था कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात अपन कहने का मतलब है कि यहाँ पे पूर्ण रूप से संघवाद नहीं है, अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। तो ये भी चीज अपन को इसमें विशेष रूप से याद रखना है। तो बेटे यहाँ तक कि आपको याद रह जाएगा। अब देखो अगला जो अपना पॉइंट है कौन सा बेटे, एकल नागरिकता कर ली। अब अपन एक पॉइंट और कर लेते हैं 5 नंबर। पांच नंबर पॉइंट क्या बताया गया, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन कौन सा रखा गया बेटा, राज्यसभा। अब देखो हमारे देश के अंदर केंद्र को राज्य से जोड़ने के लिए, मतलब जितने भी राज्य हैं उनको केंद्र के साथ जोड़ने के लिए एक सदन है, और उस सदन का नाम क्या बेटे, राज्यसभा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं भारतीय संविधान में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला उच्च सदन राज्यसभा, जिसमें सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय, ये आगे बताऊंगा स्पष्ट रूप से, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्यों की विधानसभा के द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था के तहत राज्य अपनी बातों को केंद्र के समक्ष रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये थोड़ा है कि कुछ ना कुछ तो अधिकार राज्यों को मिला है, और वो अधिकार देखो अपने सामने कि हमारे जो केंद्रीय व्यवस्थापिका में मैंने बताया था कि कानून बनाने के लिए क्या बेटे एक संसद है, और इसी संसद के कितने सदन है, 2 सदन। एक तो कौन सा है, राज्यसभा, और एक कौन सा है, लोकसभा। ये हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार बताया था मैंने पूरी डिटेल से। तो ये जो राज्यसभा है ना, ये तो लोकसभा तो सीधा सांसद सेंट्रल की है, ठीक है, जिसमें सीधा चुनाव होता है। जो राज्यसभा होती है ना, ये जो प्रतिनिधित्व किसका करती है, हमेशा राज्यों का। देखो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये एक प्रकार से उच्च सदन के नाम से संबोधित है, और इसके जो सदस्यों का निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, जिस प्रकार राष्ट्रपति का होता है, किसके द्वारा होता है, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। मतलब अब विधानसभाओं के द्वारा किया जाएगा, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो सदस्य आएगा वो अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं से आएंगे। ऐसा क्यों किया गया, इसका एक कारण होता है कि हमारे देश में संघवाद अपनाया गया। तो संघवाद का मतलब होता है कि जिसमें राज्यों का संघ होता है, इसका मतलब ये होता है जिसमें केंद्रीय सत्ता में हमारे राज्यों की भी क्या हो, भागीदारी, मतलब अधिक से अधिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की प्रवृत्ति को अपनाया गया। ठीक है, तो ये चीज अपन को विशेष तौर से इस व्यवस्था के तहत राज्य अपनी बातों को केंद्र के समक्ष रख सकता है। अब देखो सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सत्ता, उसको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, राज्यसभा से। क्यों लगता है, क्योंकि यदि वो कोई भी बिल पारित करे तो सबसे पहले उसके राज्यसभा पर कंट्रोल होना जरूरी होता है।
यदि राज्यसभा पर कंट्रोल नहीं है तो आपको पता है कोई भी विधेयक है वो पारित नहीं हो पाएगा। केवल किसको छोड़कर, धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक तो केवल किसमें प्रस्तुत होता है, लोकसभा में प्रस्तुत होता है, जबकि जो हमारे बाकी के जितने भी विधेयक है वो पहले लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद किसके पास में जाएंगे, राज्यसभा। ये कई बार राज्यसभा में पास करने के बाद कहाँ पे आते हैं, लोकसभा में। तो राज्यसभा से पास होना किसी बिल का क्या होता है, जरूरी होता है। इसी कारण से कहा जाता है कि हमारे राज्यसभा है वो हमारे राज्यों का क्या करती है बेटे, प्रतिनिधित्व के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है हमारी राज्यसभा, क्योंकि इसमें कैंडिडेट वही बैठते हैं जो हमारे राज्यों की विधानसभाओं के होते हैं। बाकी की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे।